You are listening to SRM Podcast. Podcast for everyone. दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इंडिया ऑन कॉल। मैं हूं आदित्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अनुभव। हेलो अनुभव। हेलो आदित्य, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया, बरसात का आनंद ले रहा हूँ बस। बरसात का आनंद ले रहे हैं और आज हमारे तीसरे साथी अभिषेक हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो आज हम और अनुभव ही केवल इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। पिछले हफ्ते मैं भी मौजूद नहीं था, केवल अनुभव मौजूद थे, पर चूंकि ये पॉडकास्ट लोगों की काफी पसंद बनता जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि इस शो को आगे बढ़ाते रहें। हाँ, और मुझे अभिषेक की बहुत याद आ रही है। वो उसके साथ बात करने का अलग ही मजा है। जब हम तीनों लोग बैठ के बात करते थे किसी भी चीज पर, तो उसका एक अलग से एक आनंद है उसमें। जी जी बिल्कुल। मजा तो तभी आता है जब तीन दोस्त आपस में साथ में बैठ करके ढेर सारी चर्चाएं करते हैं। तो बिल- जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, चाहे वो एप्पल पॉडकास्ट हो, गूगल पॉडकास्ट हो, स्पॉटिफाई हो या जियो सावन हो, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि एक हमारी वेबसाइट भी है और उस वेबसाइट का नाम है srmpodcast.com। तो उस हमारी वेबसाइट पर जाइए, उस वेबसाइट को विजिट करिए और उसमें हमारे और भी कई सारे शोज हैं और कई सारे शोज हमारे आने वाले हैं, तो उन शो को सुनना ना भूलें। साथ ही साथ आपको अगर हमसे कोई भी क्वेरी हो या आप हमको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, तो contact@srmpodcast.com पर जाएं और हमको ईमेल जरूर करें। तो आज के पॉडकास्ट के स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और हमारे पास मुख्य तौर पर दो मुद्दे हैं। तो अनुभव, क्या आप एक बार बताएंगे कि हम लोग कौन से दो बातों पर, इस हफ्ते की दो कौन से बड़ी खबरें हमारे हिसाब से जिन पर हम बात करेंगे? आदित्य, हम जो दो बड़ी खबरों पे बात कर रहे हैं, वो पहली खबर है जुडिशरी से, जो कि हम्म। मुद्दा बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है कि प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का नोटिस हुआ था और वो केस पर सुनवाई हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि वो गिल्टी हैं ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और उनको बोला गया था कि आप गिल्टी हैं, अगर आप माफी मांग सकते हैं कि जो आपने हमारे खिलाफ टिप्पणियां की थी, अगर आप अपने ट्वीट, अपने कमेंट्स जो उन्होंने किए थे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो वापस लेते हैं, हम्म। तो हम आपको सजा नहीं देंगे, वरना फिर आप दोषी करार हो चुके हैं और अब अगला प्रोसेस केवल सजा सुनाने का है। जी और जी। जो दूसरा मुद्दा है वो है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से एक एजेंसी का गठन किया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो हम उस पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि वो क्या है। जी 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 बिल्कुल। तो एनआरए का गठन हुआ है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रशांत भूषण के केस की, जो कि इस समय नेशनल मीडिया में भी काफी छाया हुआ है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के केस से तो फुर्सत नहीं मिल पाई मीडिया हाउसेस को, पर फिर भी जो बची कुची फुटेज है उसमें प्रशांत भूषण का भी केस आया है। और आए बीते हुए कुछ दिनों में प्रशांत भूषण एक तरीके से सोशल मीडिया पर फिर से बहुत उभरे हैं और उनको बहुत ही हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। तो हुआ ये था कि प्रशांत भूषण ने दो ट्वीट किए थे और उस ट्वीट को लेकर के एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मतलब कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के। और ज्यादातर ये होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो हमारे ऑडिटर जनरल होते हैं वो उस पिटीशन को रिव्यू करते हैं और फिर देखते हैं कि इस पे केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पर इस केस में क्या हुआ, प्रशांत भूषण के केस में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लिया और उन्होंने खुद ही इसमें हस्तक्षेप करके ये केस अपने हाथ में लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को इस केस का जिम्मे मतलब दोषी ठहरा दिया। और जब उनसे 21 तारीख को सुनवाई हुई और उनसे कहा गया कि आपके पास मौका है, आप माफी मांग लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का वक्त भी दिया था कि आप जाइए और आप 3 दिन विचार करिए और फिर आप 24 तारीख को आइए तो फिर से माफी मांगिए। तो जैसा कि आज 24 तारीख है, 24 तारीख की शाम को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रशांत भूषण ने आज भी माफी मांगने से मना कर दिया है। तो अनुभव, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? ओके आदित्य, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट दो तरह का होता है। सबसे पहली बात हमें ये समझना है कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। तो हम्म। कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोर्ट जो है, कोर्ट एक कोर्ट की एक अहमियत है। जुडिशरी जो है एक डेमोक्रेसी का एक अंग है, और वो जो भी अपनी जजमेंट सुनाता है,
तो उसको बाकी दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी को और आम पब्लिक को मानना पड़ता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट सुना रहा है या फिर उसकी एक इमेज है, अगर आप उसके विरुद्ध कुछ काम कर रहे हैं तो उसको कंटेम्प्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश दिए, तो अगर आपने वो दिशा निर्देश नहीं माने कोर्ट के, तो उसको बोला जाएगा कि आपने जो कोर्ट ने जो आदेश किया था आपने उसका पालन नहीं किया, यानी कि आप कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो आसान भाषा में समझा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट दो तरह से होता है। पहला है कि सिविल कंटेम्प्ट, जिसमें आप विलफुल डिसोबीडियंस करते हैं टू एनी जजमेंट, डिक्री और डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसमें कि आप ऐसा कुछ स्कैंडलस बात करते हैं जिससे जो ओवरऑल जुडिशरी की या कोर्ट की जो छवि है उस पे क्षति पहुंचती है, जिसकी वजह से आम जनता में ये भावना उठती है कि जो कोर्ट की गरिमा है, जिसकी वजह से हम सभी लोग कोर्ट की जो भी जजमेंट आते हैं उसको अपने सर आंखों पर रखते हैं, उस इमेज का थोड़ा मेलिशियस इंटेंशन के साथ आप करें तो वो इमेज थोड़ी सी दागदार होती है। तो यही कोर्ट है। जी जी जी। तो अब मैं ये जरा जानना चाहता हूँ कि ये प्रशांत भूषण ने आखिर ट्वीट क्या किया था जिस पर उनको ये सजा दी गई है? प्रशांत भूषण जैसे कि हमें पता ही है कि वो काफी ज्यादा एक्टिविस्ट रोल में रहते हैं। वो पहले भी उन्होंने सन 2010 से लेके 12-14 तक आपके साथ में मिलकर भी कुछ काफी ज्यादा एक्टिविज्म में रहे। फिर वो यशवंत सिन्हा के साथ भी मिलकर एक्टिविस्ट रोल में थे। लेकिन अभी लेटेस्ट आदित्य क्या हुआ कि 27 जून को उन्होंने एक ट्वीट किया। जी। तो वो ट्वीट क्या था आदित्य? वो ट्वीट था, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड वो ट्वीट बताता हूँ कि वो क्या उन्होंने लिखा था। उन्होंने लिखा कि when historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India even without a formal emergency, they will particularly mark the role of Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the last 4 CJIs. तो उन्होंने 27 जून को ये कहा कि जब हिस्टोरियंस पीछे आके ये समय में देखेंगे कि लास्ट 6 साल में कैसे हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे, हमारी डेमोक्रेसी थी, उसका विध्वंस हुआ, तो इसमें जो रोल जुडिशरी का रोल है वो प्रमुख पाएंगे कि इसमें जुडिशरी का रोल प्रमुख था। और वो भी जो लास्ट 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनकी भूमिका डेमोक्रेसी के विध्वंस में, उसके डिस्ट्रैक्शन में अहम थी। तो उन्होंने 27 तारीख को ये एक ट्वीट किया था। और दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया था वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए किया था। जो हमारे जस्टिस ऐसे बोबड़े हैं, तो हुआ क्या, वो नागपुर राजभवन गए थे। तो वो नागपुर राजभवन में गए और वो एक बहुत ही महंगी सी मोटरसाइकिल में गए, जी खुद चला कर गए। तो उन्होंने खुद जस्टिस बोबड़े की वो फोटो के ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइड्स अ 50 lakhs मोटरसाइकिल belonging to a BJP leader at Raj Bhavan Nagpur without a mask or helmet at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown, denying citizens their fundamental right to access justice. जी जी जी। तो यही जो वो फोटो के साथ जो उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, और जो ऊपर वाला जो मैंने आपको ट्वीट बताया कि उन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो लास्ट 4 थे उन्होंने पूरा डेमोक्रेसी का जो डिस्ट्रक्शन है उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। जब कभी इस चीज की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो बात याद की जाएगी। तो इसी चीज पर जो कोर्ट ने सू मोटो मतलब खुद से ही, सू मोटो मतलब उसमें खुद से ही दे हैव टेकन सेल्फ कॉग्निजेंस ऑफ दैट केस, और उन्होंने खुद से ही इस चीज के लिए मतलब ये बात उठा दी कि आप जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो यही पूरा प्रकरण है। जी जी जी। तो जैसे कि हम लोग शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि इसको काफी ज्यादा सोशल मीडिया के गलियारों में और न्यूज जो वेबसाइट्स वगैरह हैं, यूट्यूब वगैरह हैं, उन पे काफी ज्यादा
स्क्रीन टाइम मिल रहा है, टीवी पर भी थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम मिला है, ऐसे चर्चाएँ बहुत हो रही हैं इस विषय को लेकर के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पहले भी कोई ऐसा केस हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो इस हद तक पॉपुलर हुआ या इस हद तक लोगों की बातचीत में आया? ओके आदित्य, मैं आपको ये एक मतलब हमारे जो भी लिसनर्स है मैं उनको ये एक चीज पहली चीज ये बोलूंगा कि जब जब जो एग्जीक्यूटिव है हमारे, जब उनकी पावर अनलिमिटेड होने लगती है तो कहीं ना कहीं इसका एक सीधा संदेश ये जाता है कि हमारी जुडिशरी कमजोर पड़ रही है। वरना हुँ, अगर आपकी जुडिशरी ताकतवर और मजबूत है और उसने अपना एक इंडिपेंडेंट इमेज क्रिएट कर रखा है, तब तक एग्जीक्यूटिव की पावर चेक में रहती है। हुँ, हुँ। लेकिन जहां भी एग्जीक्यूटिव एकदम होल सोल पावरफुल रोल में नजर आएगी तो यानी कि आप इस बात का एक संदेश है कि जुडिशरी कमजोर हो रही है। तो अभी जो देश में हालात चल रहे हैं वो पहला ऐसा समय नहीं है जिस समय ऐसा लग रहा है कि एक ही आदमी ऑल पावरफुल हो गया है। एक समय देश में और भी था जब एकदम सेम ऐसे ही हालात थे, जिसको जी, जी। प्रशांत भूषण जी ने बोला था कि जैसा ट्वीट में लिखा कि इमरजेंसी बिना लगाए ही देश में ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी लगी हुई है और हुँ, डेमोक्रेसी हुँ। का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वही चीज जब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो देश जी। में बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए जो कि काफी ज्यादा डाउटफुल थे। जैसा मतलब उनका जो निर्णय था उन पे सवालिया निशान उड़ गए थे। तो उसी समय आदित्य, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर था जी, जी। उसने, उनके एक आदमी थे, एक उनके रिपोर्टर थे एजी नूरानी। तो हुँ, हुँ। उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। तो उन्होंने आर्टिकल्स, दैट आर्टिकल्स वर अबाउट द जुडिशियल डिसीजन ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, स्पेशली जी। हेबियस कॉर्पस केस। तो उनके बारे में लिखा था जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का नोटिस चला गया था। इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटर थे हुँ, हुँ। उनके खिलाफ, जो एडिटर थे उनका नाम था मलगांवकर, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का नोटिस गया था। और वो नोटिस में क्या हुआ था कि 3 आदमियों की बेंच थी। एक तो खुद उस समय के जो चीफ जस्टिस थे एमएच बेग, जिनको ही सबसे ज्यादा इस बात का धक्का लगा था कि वो जो उस समय के जो रूलिंग्स थे, उस समय के जो डिसीजन है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए गए कि फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हुआ ड्यूरिंग इमरजेंसी और कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जो कि उन्हें नहीं सुनाने चाहिए थे। तो एमएच जी, बेग जी, जी। चाहते थे कि जो न्यूज़पेपर है और उसके एडिटर है मलगोनकर, उनको सजा मिले। तो ये मुकदमा जो था वो 3 जजेस की बेंच में था। खुद जस्टिस एमएच बेग, दूसरा जस्टिस पी कैलासम और तीसरा कृष्णा अय्यर। हुँ, हुँ। तो मजे की बात यह है कि सोचिए आप, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस बन के सजा हो जाए, लेकिन जब ये केस आगे बढ़ा तो जब इसका फैसला आया ना तो 2:1 की मेजोरिटी में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं हुआ। मतलब कि जजेस ने बोला कि ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नहीं है और उनको बरी कर दिया गया। मतलब द न्यूज़पेपर, द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वर फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो उस समय जो जस्टिस अय्यर की जो रूलिंग आई थी, तो उन्होंने जी, जी। रूलिंग इतनी इतनी अच्छी बात कही थी। उन्होंने बोला कि हम लोग जो है वो मैजेस्टिक लिबरलिज्म की बात करते हैं। और उन्होंने हुँ, ये हुँ। बोला कि जुडिशरी का ये मतलब जो जजेस हैं उनको ओवरऑल ये आकलन करना चाहिए कि कहीं देश में ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से जस्टिस खतरे में पड़ रहा है। लेकिन जो जज के खिलाफ जो बात कही भी गई है, जो न्यूज़पेपर में लिखी भी गई है, उससे कहीं भी जस्टिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अगर हमारे खिलाफ कोई ऐसा बोल भी रहा है तो हम लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस इतनी छोटी सी बात पे हम लोग इतनी जल्दी इरिटेट नहीं हो सकते। जी, और जी। दूसरा चीज उन्होंने ये बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फ्री क्रिटिसिज्म का, मतलब डेमोक्रेसी इज द एसेंस ऑफ, मतलब द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट। तो क्रिटिसिज्म इज द बेड रॉक ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो हमें इतना जल्दी इतने इजी मोड में, इरिटेशन में नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि अगर हम मर्सी दिखा रहे हैं तो इट्स अ मार्क ऑफ आवर स्ट्रेंथ, नॉट विम्पर्स ऑफ वीकनेस।
तो ये इस तरह के आर्गुमेंट देख के उन्होंने जो मलगांवकर थे उनको बोला कि यू आर नॉट गिल्टी। हम्म। तो ये तो जैसा कि आपने कहा कि डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो इस डिसेंट को दिखाने के लिए गांधी जी को भी काफी याद किया जाता है, और गांधी जी का एक कंपैरिजन चल रहा है इस समय सोशल मीडिया में कि जो कदम उठाए हैं प्रशांत भूषण ने वो बिल्कुल गांधी जी के बराबर के हैं, क्योंकि गांधी जी ने भी एक बार 1922 के टाइम में, शायद मुझे अगर डेट मैं भूल रहा हूँ तो उस समय गांधी जी ने भी कोर्ट में ऐसे ही किया था। और प्रशांत भूषण, मजे की बात ये है कि जब प्रशांत भूषण से 21 तारीख को पूछा गया था कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो प्रशांत भूषण ने गांधी जी की ही उस कोट को कोट किया था। तो अनुभव, मैं ये भी चाहता हूं कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि गांधी जी का वो केस किस बारे में था। आदित हुआ क्या कि जब 1917-18 के बाद रॉलेट एक्ट आया और गांधी जी का सत्याग्रह आया, तो गांधी जी उस समय एक्टिव पॉलिटिक्स में एकदम आ चुके थे, और जो देश का नेशनल मूवमेंट था वो ही वॉज लीडिंग दैट नेशनल मूवमेंट। तो उनका एक न्यूज़पेपर था जो जिसमें वो वीकली लिखते थे, यंग इंडिया। तो उन्होंने 3 ऐसे आर्टिकल लिखे थे जो कि ये कहते थे कि हमको नॉन वायलेंस अपनाना है, हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें हथियार नहीं उठाना, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते थे कि हमें पर ये जो गवर्नमेंट है वो एकदम मॉरली करप्ट गवर्नमेंट है, और ये इसने हमारी कंट्री को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो हम्म। उनके खिलाफ ये जो 3 आर्टिकल उन्होंने ऐसे लिखे, उसकी वजह से उनके ऊपर सेडिशन का सेक्शन 124A का मुकदमा लग गया। हाँ हाँ तो हाँ। उस मुकदमे में क्या हुआ कि वो मुकदमा अहमदाबाद के खुद सेशन कोर्ट में हुआ था, और उस समय गांधी जी और जो उनकी यंग इंडिया मैगजीन के संपादक थे, शंकरलाल घेलाभाई बनकर, तो उन हम्म। दोनों के खिलाफ ये मुकदमा हुआ गांधी जी का। तो उस मुकदमे में जो वकील, वो जज थे, तो वो खुद गांधी जी की जो उस समय की हैसियत थी और जो गांधी जी की दृढ़ता थी, उनसे बोला गया कि आप माफी मांग लीजिए वरना आपको 5-6 साल की कैद हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मैं माफी कैसे मांग लूं, मैंने जो बात कही मैंने तो एकदम सही बात कही है, और सत्य के साथ रहना ही तो मेरा मूल मंत्र है, तो मैं कैसे माफी मांग लूं। तो उस समय जो वहां के जज थे वो खुद इस बात से इतना हैरान हो गए, जज ब्रूम्सफील्ड। तो उन्होंने बोला कि मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं आपको सजा ना दूं, लेकिन मैं बस ये अपेक्षा करूंगा कि कोर्ट से जो सजा हुई है सरकार वो सजा माफ कर दे। और उनको फिर 5 साल की कैद सुनाई गई थी। हम्म। लेकिन गांधी जी का ये जो दृढ़ संकल्प था कि उनको पता है कि खाली एक भाषण के लिए मुकरना है कि मैंने ये सब नहीं किया या फिर मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, खाली इतनी चीज कहनी थी और वो 5 साल जेल से बच जाते, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला ये सारी बातें सही हैं और मैं इससे पीछे नहीं हट रहा। उनकी इस दृढ़ता से ही पूरा हंगामा मच गया था कि एक आदमी खाली ये कहते कि मैंने ऐसा नहीं किया या मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, उसकी वजह से उसको 5 साल की कैद नहीं होगी, और उस आदमी ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से इतना रिस्पेक्ट पूरी सोसाइटी में खुद जज को आ गया था। और वही चीज आज उसी चीज के साथ कंपैरिजन प्रशांत भूषण जी का भी हो रहा है कि उनको बोला जा रहा है कि आप ट्वीट वापस ले लीजिए, अपने कमेंट वापस ले लीजिए, कोर्ट से माफी मांग लीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने जो बात बोली मैं उस पर अडिग हूँ, और जो बात हम्म। मैंने बोली थी सही है। अगर मैं उससे पीछे हटा तो इट वुड बी अ मॉरल कंटेम्प्ट ऑफ माय कॉन्शियसनेस, तो मैं अपना ट्वीट वापस नहीं ले रहा। सही बात है। तो प्रशांत भूषण ने अंत में अपने जब जब अपनी वो बोल रहे थे कोर्ट में, जब वो उस चीज की एंडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि मुझे नहीं लगता कि जो मैंने बोला है वो कोर्ट की अवमानना होगी, और मैंने एक नागरिक होने के नाते मुझे जो कहना चाहिए मैंने वो कहा है। और अगर मैं इस बात से पीछे हट जाऊंगा और इस बात के लिए माफी मांग लूंगा जो भी मैंने लिखी थी ट्विटर पे, तो वो मेरी अंतर्मन की अवमानना होगी। तो फिलहाल इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब हमें अपने अगले मुद्दे और आखिरी मुद्दे की तरफ बढ़ना चाहिए, जो कि है एनआरए, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। हाल ही में भारत सरकार ने ये किया है कि रेलवे के और आईबीपीएस के, रेलवे, आईबीपीएस
और जो एसएससी के जो नॉन गेस्टेड पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए एक एजेंसी की स्थापना की है आदित्य, हम्म। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि इन तीनों के लिए एक कॉमन टेस्ट कराएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी के बारे में हम बात करेंगे। जी जी जी। तो अभी फिलहाल ये टेस्ट कैसे होते हैं? आदित्य, अभी हमारे देश में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नॉन गेस्टेड पोस्ट है उसके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। जैसे एक एसएससी है, दूसरा एक आईबीपीएस है, फिर तीसरा एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो ये तीनों एजेंसी अपने 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 डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे बैंक के लिए आईबीपीएस अपना एग्जाम कराता है। ठीक है, हम्म। आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और जी जी। दूसरा है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ अटैच्ड है। तो वो ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्जाम कराता है। और तीसरा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो कि रेलवेज के लिए रिक्रूटमेंट करता है। तो ये क्या करते हैं, ये सेपरेटली प्रीलिम्स का एग्जाम कराते हैं, फिर उसके बाद ये अब पोस्ट के हिसाब से मेंस कराते हैं, या और उसके बाद इंटरव्यू या फिर टाइपिंग टेस्ट कराते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन तीनों की जगह बोला कि जो प्रीलिम्स, इन तीनों का जो प्रीलिम्स हो रहा है, अब वो प्रीलिम्स नहीं होगा, और अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो कि दैट वुड एक्ट एज अ प्रीलिम्स। तो अब जो लोगों को बार बार टेस्ट देने थे तीनों के, उसकी जगह अब वो एक ही प्रीलिम्स देंगे, और बाकी सेपरेटली अपने अपने डिपार्टमेंट के जो स्पेशलाइज्ड कार्डर्स हैं उनके लिए मेंस का एग्जाम देंगे। जी जी जी। तो जिस इससे जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया वो मेरी नज़र में तो काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा मानना है कि जैसे इंसान जो तैयारी करता है तो इन चीज़ों की स्टार्टिंग की प्रीलिम्स की तैयारी ऑलमोस्ट एक जैसी है। और जो जो युवा एक एग्जाम भरता है और बाकी सारे भी एग्जाम भरता है, पर उसको एग्जाम भरने की वजह से जगह जगह जाना पड़ता है। मतलब उसका सेंटर कभी बहुत दूर आ गया, जैसे हमने सुना था कि रेलवे का सेंटर एक दो तीन साल पहले की बात है कि दूसरे दूसरे स्टेट में तक पड़ गया था। बिल्कुल। तो वहां तक जाता है और उसके उसके ऊपर काफी पैसे भी खर्चा होते हैं, समय तो खर्च होते ही होते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने चूंकि बोल दिया है कि एक ही टेस्ट होगा, साथ के साथ और क्या क्या नई चीजें लाई हैं इसमें? आदित्य, उसमें एक जो, जैसा कि आपने कहा कि एग्जाम ऐसे होते थे कि जिसके लिए आपको अपने शहर छोड़िए, आपको दूसरे स्टेट तक जाना पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत उन्होंने कहा है कि हम ये एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे देश में। और हम्म। ये कहना है कि हम टोटल 1000 एग्जाम सेंटर्स का गठन करेंगे, और उसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक सेंटर ऐसा होना चाहिए। तो उससे ये फायदा होगा कि जैसे छोटे शहरों के लोग जो टायर 3 सिटीज के लोग थे, उन्हें टायर 2 सिटीज में जाना पड़ता था, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो एक बड़ा फायदा ये था कि एग्जाम क्लैश का बहुत चक्कर पड़ता था। जैसे मान लीजिए आईबीपीएस और एसएससी का एग्जाम कभी एक साथ पड़ गया, और किसी आदमी की तैयारी अच्छी है कि वो दोनों एग्जाम में बैठ सकता है, तो अब उसके पास एक डायलेमा रहता था कि वो एसएससी में बैठे या आईबीपीएस में बैठे। तो वो चीज अब हम्म। खत्म हो जाएगी। हाँ, तो या तो एग्जाम की डेट क्लैश हो जाती थी, या तो ऐसा भी हो जाता था कि एग्जाम की डेट नहीं क्लैश है पर आसपास जरूर रहती है। तो सेंटर देने एग्जाम, जैसे कई कई बार होता है कि एक एग्जाम सेंटर लखनऊ में पड़ा है, अगला भोपाल में पड़ गया, तो उसमें भी युवाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ती थी। तो फिलहाल ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और भी, मैं लोगों से बात कर रहा था, जो मेरे साथ के भी कुछ लोग जो हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी ये कहना था कि इससे उन्हें ये भी उम्मीद है कि कई सारे एग्ज़ामों की जैसे डेट टल जाती है, अगर ये प्रदेश में भी होने लगेगा तो कई सारे एग्ज़ामों की के प्री हो जाते हैं, फिर उनकी आगे की डेट चल जाती है, एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है। तो उनका मानना है कि चूँकि सभी एग्ज़ामों के एक ही पर्चे होंगे, एक ही प्री होंगे, तो उससे ये सारी चीज़ें भी सुधर सकती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अनुभव, हम जाते-जाते आपका दोनों मुद्दों पर एक नोट लेना चाहेंगे। आदित्य, मैं तो जो प्रशांत भूषण जी का कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, उसमें जो कोर्ट सजा सुनाएगी, मैं उसका हुँ। बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मतलब अब ये देखना है कि जो हमने बात की ना, कि जो केस हुआ था मलगांवकर का, हाँ, कोर्ट हाँ। मलगांवकर के राह पर जाती है कि वो मानेगी कि हमने
आपने यू आर गिल्टी, लेकिन वो शायद सजा कम कर दे, क्योंकि कई सारे मतलब शायद कई सैकड़ों लॉयर्स ने लिखा है कि आप उनको सजा मत दीजिए, या फिर हम्म। जो एक्चुअल सजा का प्रावधान है 2,000 रुपए फाइन और 6 महीने की कैद, वो उस पे जाती है। और या अगर फिर दोनों दोनों है कि एक दोनों या दोनों दोनों? भी कर सकते हैं, और आप मतलब कोई भी एक चूज कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। तो हम्म। अगर कोर्ट उस पर चला गया तो देश में जो मुझे लगता है दैट वुड स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन इन द कंट्री, उस डायरेक्शन में भी वापस से देश जा सकता है, जो कि जैसा अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ था, अगर कोर्ट ने फैसला कर दिया कि वो प्रशांत भूषण जेल में चले गए, तो मुझे लगता है इससे हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग ही होगी, क्योंकि लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। जी जी जी। और दूसरा जो एनआरए है, एनआरए का फैसला मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात ये है कि इससे देश का पैसा बचेगा। पैसा दो तरफ से बचेगा। पहला कि मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए सरकार के भी पैसे खर्चे ही होते थे, उनको इतने सेंटर्स का गठन करना है, इतने विजिलेंस के लिए लोगों की टीम तैयार करनी है, पेपर इतने पब्लिश कराने हैं, तो वो सारे खर्चे बच जाएंगे सरकार के। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों के भी कभी 500 रुपए इस फॉर्म के लिए दो, 200 रुपए उस फॉर्म के लिए दो, इतनी बार ट्रेवल करो, वो सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। और खुद लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में, और अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो गया तो क्या पता अपनी तहसील में भी एग्जाम दे पाए। तो उससे, और उसकी एग्जाम की जो वैलिडिटी है ओवरऑल, वो भी 3 साल है। मतलब अगर आपने एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, तो फॉर 3 इयर्स यू वुड बी क्वालिफाइड टू सिट इन द मेंस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट, एसएससी और आईबीपीएस। तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस ये एग्जाम साल में 2 बार होगा, तो मतलब आपकी जब भी तैयारी है, इसमें कोई कैप नहीं है, आप कभी भी बैठ सकते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी हो गई और आप एज लिमिट में, आप कभी भी बैठिए और आपको 3 साल की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी फॉर द मेंस ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज। तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं। लड़कियों के लिए भी अच्छा हो जाएगा मुझे लगता है। जैसे हमारे छोटे शहरों में बहुत दिक्कत होती है, बार बार कौन लेकर जाएगा, सेंटर है, फिर कहाँ पे रुकना है, लोग कई बार सेंटर के सामने ही पूरा पूरा दिन बिता देते थे एग्जाम देने के लिए, बहुत तकलीफें होती थी। तो बस नहीं मिलती थी कि हम मान लीजिए हजारों हजारों लोग छोटे शहर से अपने स्टेट कैपिटल्स में जा रहे हैं, तो वो सब दिक्कतों से बच्चों को निदान मिल जाएगा। तो मुझे ये ओवरऑल बहुत ठीक लगा। बस इसके साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है, उसके साथ एक और एजेंसी निकालनी चाहिए जो कि जॉब क्रिएशन पर ध्यान दे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। और जैसा कि अनुभव ने बोला, तो मेरे हिसाब से भी मुझे भी लगता है कि ये जो रिक्रूटमेंट का नया प्रोसीजर जो भारत सरकार लाना चाह रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उससे छात्रों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा ये बात कि हो सकता है 25 अगस्त का जो दिन है, अगर उसमें जो भी डिसीज़न आता है, तो उस डिसीज़न पे ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि ये 25 अगस्त की जो तारीख है, वो आगे इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, क्या उस पे कोई किताब लिखी जाएगी या नहीं? और ये बात वक़्त ही बताएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस पॉडकास्ट को सुनने का। आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफ़ाई या जियो सावन, इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है srmpodcast.com, वहाँ जाएँ, उसको विज़िट करें और हमारे और भी कई सारे पॉडकास्ट हैं, उनको ज़रूर सुनें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अनुभव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट में शुक्रिया मेरे आदित्य, साथ थैंक थे। यू।